पीसीएस 2024 के सफल छात्रों की लिस्ट में एक और बेहतरीन नाम जुड़ गया, जो आप हमारे सितारों की लिस्ट में आज देखने जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं अनुराग, और ये लॉ ग्रेजुएट हैं और एक विशेष पद पीसीएस में लॉ ग्रेजुएट्स के लिए आता है, सब रजिस्ट्रार, जिसके लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। और इन्होंने बताया कि इनका ग्रेजुएशन 2009 में हुआ। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो संघर्ष का दौर है वो कितना लंबा रहा। बातचीत में एक चीज़ मेरा मन करता है मैं बताऊं कि इन्होंने 17 से पीसीएस शुरू किया। उसके पहले क्या किया वो हम इनसे पूछेंगे। और 17 में प्री नॉट क्वालिफाइड रहा, 18 भी फिर से प्री दिया, नॉट क्वालिफाई रहा। फिर इन्होंने 2019 दिया, उस बार मेंस लिखने का मौका मिला बट इंटरव्यू कॉल नहीं आई। 2020 प्री नॉट क्वालिफाइड, 2021 प्री नॉट क्वालिफाइड, 2022 प्री नॉट क्वालिफाइड। मैं आगे की बात कहूँ इससे पहले बताता हूँ कि असफलताएं जब आप सफल हो जाते हैं तो आपके मुस्कुराने का कारण होती हैं। इसलिए जीवन में जब सफल होइए, असफल होइए तो ये मत सोचिए कि ये आखिरी है, क्योंकि अगली राह आप ही की होगी। अगली चमक से दुनिया चमकने आपके चमक से जा रही होगी। तो 2022 प्री नॉट क्वालिफाइड और 2023 प्री दिया और मेंस भी लिखा बट इंटरव्यू नहीं दे पाए। और फाइनली 2024 में सफल होकर चमकते हुए आपके सामने बैठे हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये ज़िंदगी आपको कब कब अवसर देगी, उसमें एक ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने काम में लगे रहें, निरंतर काम में लगे रहें, उसमें कभी ना चूकें। और अनुराग से बात करते हुए एक बड़ी ज़बरदस्त बात पता चली कि इनके पास तमाम सारे विकल्प मौजूद थे और उन विकल्पों में कई एक ऐसे विकल्प थे जहां इनको चले ही जाना चाहिए था, क्योंकि दुनिया वहां जाना चाहती है, और बावजूद इसके छोड़ के वहां बैठे हैं। वो विकल्प कौन से थे वो अनुराग से पूछेंगे। लेकिन बड़ा गजब शेर है विशाल बाग साहब का, और जो इन पर सटीक बैठता है कि वाकई ऑप्शन थे कि इसके पहले दुनिया तमाम जुगाड़ से चलती है, ये भी जुगाड़ से चल सकते थे, लेकिन ये नहीं चले, ये अपनी मेहनत से। हाँ, इन्होंने लाइब्रेरी में वक्त गुजारा है और इन्होंने रातें जागी हैं और इन्होंने कलम घिसी है। 5,000 पे वो 5,000 पेजेस ही इनकी काउंटिंग है इन्होंने घिसे हैं, तब जाके सेलेक्ट हुए हैं। तो मैं वो शेर कहता हूँ कि मेरे आने में देरी का कारण है, मेरे आने में देरी का कारण है, मैं बिल्कुल सीधे रास्ते से आया हूँ। देयर इज़ नो शॉर्टकट। आइए बिना शॉर्टकट के सीधी लंबी और इतनी लंबी जर्नी के बाद सफलता पाए अनुराग से हम बात करते हैं। अनुराग, बहुत स्वागत है आपका, और मैं चाहता हूँ कि अपना परिचय। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका आशीर्वाद मिला है मुझे और इसका शुक्रिया अदा करूँगा आपको। और मेरे बहुत सारे सीनियर्स मित्र सब की दुआएं लगी हैं तब जाके ये काम हुआ। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरी सफलता 30 के बाद लगी है, एक तरह से कह लें 35। इस एज में जब भी सफलता मिलती है तो मेहनत अपनी जगह है, इसमें आपके माँ बाप का संघर्ष सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि 30 के बाद बेरोजगार लड़के को झेलना ये बहुत ही कठिन तपस्या होती है किसी भी माँ बाप के लिए। ये पंक्ति जो आपने कही, ये न जाने कितनों का दर्द कहा है आपने। नहीं, ये दर्द मैंने फील भी किया है, अपने दोस्तों को फील करते हुए भी देखा है, क्योंकि नेहरू बिहार मुखर्जी नगर दिल्ली का एनवायरनमेंट ऐसा है कि लगभग 28-30 हो जाता है, पता नहीं चलता। उसके बाद जब बताया जाता है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको अब शादी कर लेनी चाहिए, आपको कमा के देना चाहिए, उस वक्त आप फिर पैसे के लिए हाथ फैलाते हैं घर पे। तो ये बहुत पीड़ादायक है, सही बता रहा हूँ कि ये पीड़ादायक है, और इस पीड़ा में बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। और मेरा मोटिवेशन ये था कि होता है ना कि एक मुहावरा आता है, वो अभी इस बार पीसीएस मेंस में भी आया था, उतर गई लोई क्या करेगा कोई। तो मैं बोलता भी था, मैं ढीठ हो गया हूँ, जो कहना करो, मैं पढ़ा रहूँगा। तो मैंने सुनना ही बंद कर दिया। मैं कहा कि भाई हर साल बेइज्जत हो रहा हूँ, एक साल और बेइज्जत होगा। तो फिलहाल अभी हो गया है, तो अब मुझे मतलब सब लोग मेहनत को नहीं कह रहे, मेरे पेशेंस को कह रहे हैं, और सब लोग मेरे माँ बाप को श्रेय दे रहे हैं कि आप लोगों ने इतने साल तक पढ़ाया, आप लोगों ने इतने साल तक पढ़ाया। तो मुझे रिजल्ट आया, मेरा 3 दिन और मेंस था, तो मुझे समझ में भी नहीं आया, सुबह उठता था, मेंस 3 दिन तो था, पता नहीं चलता था। तो उस दौरान मुझे पता चला था कि मेरे पिताजी का फ़ोन दिन भर रात, बीमार हो गए थे, मेरी माताजी को ड्रिप लगी थी, इतना बात कर ली कि उनको कमजोरी हो गई थी। और अभी भी जब बात करता हूँ तो उनकी आंखों में जो खुशी है, जो मतलब एक होता नहीं कि बहुत बड़ा काम हो गया,
और बचपन से, क्योंकि मेरे मतलब गांव में भी कोई सरकारी नौकरी में नहीं था, तो लोग ताने भी मारते थे कि पढ़ाई लिखाई से क्या होता है। बहुत सारे लोग जो बाहर जाके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हो, कहते जब तक ये लोग करेंगे तब तक हम लोग पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो वो सबकी बातें, मतलब ये जो सुख है सबको गलत करने का। और जब माता पिता ने शिक्षा पे विश्वास किया था, उस पे इन्वेस्टमेंट किया, और वहाँ मैं लगातार फेल हो रहा था, उसका दुख ये बहुत हर्ट करता था। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि उनका डिसीजन सही था और मेरी मेहनत काम की, और उनको मतलब माँ बाप को मैंने सही साबित कर दिया। और चारों तरफ उनका नाम है कि हाँ, इनका बेटा हो गया, पीसीएस हो गया, हर तरफ से लोग फ़ोन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अलग नज़रिया हो गया है। ये सबसे ज़्यादा खुशी है। मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, कितना कमाऊंगा, क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी मैं 35+ हो गया हूँ और जीवन का इतना उतार चढ़ाव देख लिया हूँ कि अब कोई सुख दुख ये सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस जिंदा है, 4 लोगों की खुशी के लिए काम कर ले, समाज के लिए, परिवार के लिए काम कर ले, यही मेरा मोटो है। लेकिन इन सब के बीच ये बहुत थ्रिल करता है जब मेरे पिताजी खुश होते हैं और कहते हैं हाँ मेरा बेटा बन गया पीसीएस, और आगे भी जाके। एक बात बीच में, मैं चूंकि जितने भी छात्र आते हैं पहले इंटरव्यू हमको सेकेंडरी लगता है, पहले हमारा मन करता है कि हम जी भर बतिया लें। और जानते हैं क्या है, ये सब तो हमारी रग रग से वाकिफ़ है, क्योंकि हमको देखते हैं। अगर कोई 10-15 लेक्चर देख ले तो सब हमारे बारे में जान जाता है, और ये तो 50-60 कम से कम देख ही डालते हैं। तो हमारा मन करता है कम से कम वो छात्र जो हमारे सामने पहली बार, जो अब तक ऑनलाइन पढ़ता था, जिसको मैं देखता नहीं था, वो मेरे सामने आया तो मैं जी भर बातें करूं। तो मैंने इनसे जी भर बातें करी, और उन बातों के बीच एक बड़ी ज़बरदस्त बात पता चली कि इनके पिताजी एमएलसी रहे हैं, राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, और एक बेहतर पार्टी से रहे हैं। पार्टी का नाम लेने से वो वैयक्तिक हो जाएगा या दूसरे ढंग में चला जाएगा। लेकिन जहाँ लोग एमएलसी या विधायक का लड़का या ये, और या कोई फूफा के मौसा के चाचा भी जिनके होते हैं, वो भी कहते हैं कि सरकारी नौकरी में कहीं जुगाड़ लगवा दो और हो जाए। घर का सब कुछ अवेलेबल होने के बाद अगर ये व्यक्ति सीधे रास्ते से आकर यहाँ बैठा है तो तारीफ़ के काबिल है। और ये आपके लिए भी कहता हूँ कि जुगाड़ लगवाने की ज़िंदगी बंद कर दीजिए। इनका डायरेक्ट जुगाड़ होते हुए भी इन्होंने, ना इनके पिताजी ने, ना इन्होंने कोई प्रयास किया। आप भी किसी जुगाड़ में मत जाइएगा, अपनी क्षमता पर मेहनत, अपनी क्षमता पर भरोसा करिए, और जिस दिन आप उससे कहीं कुछ होते हैं तो ये जो खुशी आप अभी महसूस कर रहे हैं माता जी और पिताजी की आंखों में, वो आप भी महसूस करेंगे। और अगर कहीं जुगाड़ की खुशी लेके आएंगे तो मज़ा आएगा नहीं, सच बात है। बहरहाल मैं चाहता हूं कि अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में स्वतः बताएं, और उसके बाद और आगे बातचीत करते हैं। थैंक यू सर। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे पढ़ाई लिखाई का मोटिवेशन माता पिता से ही मिला, और बचपन से मैंने उन लोगों को संघर्ष करते देखा। राजनीति में क्या है कि ये चमत्कार होता है ना, कि मेरे पिताजी काफ़ी समय के बाद एमएलसी बने थे, उसके पहले उन्होंने संघर्ष किया था। तो मैं जब बच्चा था तो संघर्ष देखा हो, तो ऐसा नहीं कि उसके बाद कुछ ठीक हो गया, फिर बाद में पद आते जाते रहता है, उसके बाद भी संघर्ष शुरू होता है। तो मुझे मतलब वो जो संघर्ष है मेरे पिताजी से विरासत में मिली है। उनको भी मतलब 45 साल के आसपास में एमएलसी बने थे, उसके पहले मतलब ऐसे ही चल रहे थे। तो मतलब मुझे लगता था कि हाँ पेशेंस के साथ काम करिए, वो सही में वहीं से मिली है मुझे। और लगातार काम करना, ईमानदारी से काम करना। जैसे आजकल अब मेरे पिताजी का मतलब वो अभी पूर्व हो गए, वो लोग काफ़ी सालों से पूर्व है ना, तो इसलिए है क्योंकि राजनीति में भी ईमानदारी होती है, और आजकल की राजनीति में शायद वो लोग नहीं टिक पा रहे हैं, तो इसलिए बाहर है। तो और उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि अपने से कुछ करो, यही जो मतलब पैशन था कि कुछ कर लो, अपने आप से कर लो। हमेशा शॉर्टकट के बारे में तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं। अब जैसे मेरा हर दूसरा मेरा दोस्त कह रहा कि यहाँ क्या कर रहे हो, जाके चुनाव लड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब ये सारी चीज़ें। और मैंने एलएलबी किया तो कोई दोस्त कहता है कि अरे यार प्रैक्टिस करो, इधर उधर करो, तमाम चीज़ें। जैसे कोई बिजनेस का आइडिया है, कुछ बहुत सारी चीज़ें, मतलब दिल्ली में रहा हूँ तो हर तरह के प्रपोजल आते रहते हैं कि मिल के ये काम कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। उन सब के बजाय जैसे आपके अभी मैंने डिस्कस किया था, मुझे एक आसान तरीका दिखा, और उन सब के लिए मैं बता रहा हूँ जो लोग तैयारी करते हैं कि अगर आपको नाम कमाना है, बड़ा नाम, मतलब लगता है कि बड़ी सफलता ले ले, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मान लीजिए मैं एमएलए का चुनाव लड़ने जाता, तो मुझे कम से कम जीतने के लिए 1 से 1.5 लाख वोट मतलब उनको कन्विंस करना पड़ता। और मैं
जाता भी था क्योंकि पिताजी चुनाव लड़ते थे। लिटरली मैंने एक इलेक्शन में ऑन एवरेज 1.5 लाख लोगों के पैर छुए होंगे, भले फिर भी हार गए। लिटरली क्योंकि मैं बड़ा लड़का था तो मुझे ही सब कुछ करना होता, तो हार जाते हैं बहुत, सब लोग हार जाते हैं, एक ही जीतता है। तो फिर मुझे समझ में आया कि सीधा रास्ता क्या है, इज्जत कमाने का, मतलब ठीक ठाक पैसे भी हो जाए, ज़िंदगी अच्छे से गुजरे, रिस्पेक्ट रहे। और ये हुआ कि एक कमरा है, वहाँ पढ़ाई करो 8-10 घंटे 12 घंटे जो भी है, और मेंस का पेपर है, 8 लोग कॉपी चेक करेंगे, उनको जो है कन्विंस करिए। इंटरव्यू बोर्ड में 4 मेंबर है, उनको कन्विंस करिए। 10-12 लोगों को कन्विंस करना है और आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी। और वहाँ धक्के खाने से अच्छा है ज़्यादा बेहतर। और सब लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि चौंक गए हम लोग कि नेता का बेटा कैसे हो सकता है। ये सच में। और मैंने ये कर दिया, तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, और शायद इसीलिए मेरे साथ इतना टाइम भी लग गया, क्योंकि प्रिविलेज था मैं, मेरे पास सब कुछ था, बैकग्राउंड था, तो ऊपर वाले को भी लगा होगा कि नहीं तुमको थोड़ा लेट देते हैं तुम्हारे पास, तुमको थोड़ा झेलाते हैं। तो ठीक है, मैं भी झेलने के लिए तैयार था, क्योंकि टास्क है तो टास्क करेंगे जैसे भी होगा। थैंक यू सर। ये बड़ी बढ़िया बात, और ये सच बात है कि जीवन में जहाँ आप सेटिस्फेक्शन और जहाँ सही राह खोज लेते हैं वहीं जाते हैं। बाकी हर व्यक्ति को दूसरे का क्षेत्र आकर्षक लगता है, तो एक जो आज एक जो राजनीति का क्षेत्र आकर्षक है, हाँ, वो बहुत उतार चढ़ाव है। तो ये एक बेहतर मोटिवेशन जो इन्होंने अपने भीतर से रखा, उसके लिए वो वाकई काबिल तारीफ़ है। अब एक चीज़ जो ज़रूरी है जानना छात्रों के हित से, ये ज़िंदगी मैं चाहता हूँ, मेरे इन इंटरव्यू सीरीज चलाने का मैं बार बार बताता हूँ, ये कतई पर्पज़ नहीं है कि मास्टर साहब ने पढ़ाया, कोई सेलेक्ट हो गया, अब आइए हमारा बैच ले लीजिए। बैच हम अभी लॉन्च नहीं कर रहे हैं, जून उनसे पहले नहीं करेंगे, तो कोई फ़ोन ना करे कि बैच लॉन्च कर दीजिए। इस उद्देश्य से नहीं, हमारा काम हिंदी पढ़ाना है। आप हिंदी जिस स्तर की पढ़ेंगे हम पढ़ाएंगे, वो हम पढ़ा लेंगे, वो पर्पज़ नहीं। पर्पज़ ये है कि अलग अलग ज़िंदगियाँ आपके सामने कहानी के तौर पर, और इनको जानिए। न जाने ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा, न जाने किसकी कौन सी बात आपकी ज़िंदगी को मोटिवेट कर जाए और आपके जीवन में बदलाव ले आए। इसलिए ज़िंदगी के सारे किस्से, ये उपन्यास हमारे बगल बैठे होते हैं। ये हर कहानी एक उपन्यास है। बस फिल्म बना दी जाए तो दुनिया तारीफ़ कर देगी, न बनाई जाए तो हर ज़िंदगी अपने में उपन्यास है। तो जो इनके जीवन का संघर्ष है वो सच में, और एक बड़ी प्यारी बात जो इन्होंने कही कि 30+ बेरोजगार लड़का बाहर होता है, वो न जाने कितने लड़कों के हृदय को छू गई होगी। एकदम सच बात है। अब तैयारी करने वाले जो एकदम बिगिनर हैं और जो इस एज में हैं या जो एकदम आखिरी पड़ाव पर हैं, उनके लिए कि भाई आपने जो तैयारी की, तो वो तैयारी में जीएस का पोर्शन, अच्छा एक जीएस वाला पोर्शन तो हम इनसे पूछ लेंगे, हमसे भेंट कैसे हो गई ये भी बता दें। तो 2019 के बाद तो मेरा प्री भी निकलना बंद हो गया, तो किसी तरीके से आरओ का मेंस, मतलब 23 वाला तो हुआ था मेरा, तो इसी भी तैयारी अच्छी हो गई थी। और मुझे लगा कि अब टाइम हो रहा है तो पूरी एनर्जी लगाइए। तो प्रीलिम्स मेरे निकलने शुरू हो गए 2023 के बाद से। अभी तक जितने भी दिए सब निकले हैं, मतलब अच्छे मार्जिन से निकले हैं। मतलब एक है ना कि 10 घंटा पढ़ो, 4 बार पढ़ो एक चीज़ को, तो मैं वो करता था। एक फार्मूला सेट हुआ कि अगर कोई रेसिपी बनानी है, ये चीज़ें चाहिए तभी व्यंजन बनेगा। मतलब कुकिंग मेरी हॉबी है, तो मैं समझ गया कि हाँ ये करूँगा तभी होगा, ऐसे नहीं होगा कि 2 बार पढ़ के हो जाएगा। इनके साथ ही पढ़ाई की रेसिपी बता दें कि क्या क्या आपने इकट्ठा किया और कितनी देर तक पकाया। हाँ, तो एग्जैक्टली, तो वहाँ पे है कि एक हमारे मित्र हैं, वो बोले कि करंट, हम लोग एक बार पढ़ के जाते थे करंट, और आखिरी में एक बार रिवीजन कर लिए। वो 2 मैगजीन 3-3 बार पढ़ के जाते थे। मैं कहा ये तो भाई मुझे नहीं पता था। तो मल्टीपल रिवीजन, तो उन्होंने मुझे बताया, तो उनका आज भी शुक्रिया करता हूँ कि सर बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और 3-3 सही बात है, जहाँ 30 में से वो 25 करके आते थे, हम 15 पे अटक जाते थे। तो ऐसा ही करने से सबसे बड़ी बाधा प्रीलिम्स की मैंने इधर, और सारे सब्जेक्ट के साथ यही है, जो नहीं आ रहा शॉर्ट नोट बनाओ, पॉइंटर बनाइए, सब देख के जाइए, बार बार देख के जाइए। तो प्रीलिम्स में मैंने ये किया। और बाकी आपसे जब निकल गया तो मुझे लगा कि मौका बना है, बड़ी हाई कट ऑफ गई थी प्रीलिम्स में, आरओ के ऐसे सुनने में आया था, तो मुझे लगा मौका बना है तो कुछ करते हैं। तो आपका नाम, हमारे एक मित्र हैं, बड़ी मुश्किल से किसी की तारीफ करते हैं। मतलब मेरी खुद दिन में, मेरे रूममेट हैं, दिन में 3 बार कुछ तो कह देते हैं। मैं कहा 4-5 बार किया करो, मोटिवेटेड रहता हूँ मैं। तो
उन्होंने कहा कि एक भास्कर वाले हैं, हिंदी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया गुरु, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, देख लो, क्लास ले लो। तो मैं देखा, मैं कहा हाँ बात तो सही है। तो मैंने इनका आरओ मेंस का बैच लिया था 2023 और बहुत प्रभावित रहा मैं, क्योंकि 2023 में मेरा हिंदी की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ था। 75 मार्क्स थे हिंदी में। 2024 में एग्जैक्टली कितने नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे होंगे। और 25 सर आपके आशीर्वाद से मैं सेटिस्फाई। मुझे लगता है कि जो हिंदी माध्यम का लड़का होता है, बच्चा होता है, उससे इक्विवेलेंट मैंने किया है, मतलब परफेक्टली सब कुछ अच्छे से। हिंदी और ऐसे भी मैंने हिंदी आपका में, मीडियम इंग्लिश? हाँ जीएस का मीडियम में इंग्लिश रखता हूँ, क्योंकि सारे फार्मूले मैंने किया कि जहाँ से नंबर 2-4 बढ़ जाए वही काम करो। अगर हिंदी में ऐसे लिखने से 85 के बजाय 90+ जाता है तो मैंने वो काम किया। और जीएस इंग्लिश में लिखने से भी ऐसा है कि थोड़ा बहुत है, एज रहता है, तो मैं कहा चलो एज ले लो, तो फिर उधर करता हूँ। तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा लिखना पड़ता है। जैसे आपने बताया ना कि 5000 पन्ने लिखा था चीटे, तो वो सही बात है, क्योंकि अब मेरा तो हिंदी भी आधा है, इंग्लिश भी आधा है, तो मुझे तो लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी थी। तो एग्जैक्टली वो सब मैंने किया था। और 2023 की मुझे मार्कशीट पता थी, तो जीएस में मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि, क्योंकि कुछ कुछ पेपरों में मैं 100-113 ऐसे पा गया था, कुछ पेपरों में थोड़ा कम हुआ था। तो मुझे लगा राइटिंग स्किल में इशू नहीं है, किस्मत का इशू है, तो लिखते रहो, हो जाएगा। तो 25 वाला भी मैंने बहुत अच्छा किया आपके आशीर्वाद से। आगे जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू सर। यही संतुष्टि जीवन में आवश्यक होती है। और वाकई ये पद ऐसा है कि जिसके बारे में गाँव गिराम कहा जाता है कि 700 गांव की मिल्कियत मिल जाती है सब रजिस्ट्रार को, इन्हीं दस्तखत से डीड फाइनल होती है। तो ये बेहतरीन है। तो ये जो ज़िंदगी में अलग अलग लोगों के आप सफ़र सुनते हैं, हम चाहते हैं कि आप इनसे कुछ मोटिवेशन, कुछ सीख ज़रूर लें। और याद रखें, हर आदमी का रास्ता अलग होता है, इनका रास्ता अलग है। इसके पहले जितने कहानी आपने सुनी, सबके रास्ते अलग हैं। आपको भी अपना एक रास्ता बनाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप फॉलो करेंगे कि जी जैसे अनुराग ने पढ़ा वैसे पढ़ेंगे तो हो जाएगा, या जैसे इसके पहले कोई आया उसको आपने सुना। आपको अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, लेकिन सीखना सबसे पड़ेगा। सबका थोड़ा थोड़ा, ये हमसे भी थोड़ा, और ये जो मित्र इनके सुबह शाम इनकी तारीफ़ करते हैं, उनसे भी उन्होंने थोड़ा लिया है। तो सबसे थोड़ा थोड़ा लेकर के ये देखेंगे फिर मुझे नहीं, आप समझिए, सबसे पहले तो मैं उन मित्र का धन्यवाद देता हूँ। आज कभी भी उनको अभी मतलब लाइव इसमें कैमरे में बहुत बहुत धन्यवाद। उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। रोज़ मुझे मतलब पीट के ठीक कर देते थे। असल में सच्चा मित्र वही होता है जो ठोक पीट के एकदम बराबर कर दे। दुनिया में तारीफ करने वाले तो बहुत मिलेंगे, तो आप प्रिविलेज्ड हैं और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे मित्र मिले। एक नेचर होना चाहिए सर, जैसे कि आपको मतलब एक वर्ड आता है पेपर फॉर्मेट, टॉलरेंस की बात करते हैं लोग, सही सूढ़ता। तो ये होना चाहिए कि आप मतलब अगर कोई चीज़ आपको कोई कह रहा है ना सुधार करने के लिए, जैसे ऐसे नहीं कि वो मेरे मित्र, एक दिन मैं लिख रहा था हिंदी कंप्यूटर लिख रहा था आरओ के लिए, तो आगे देख रहे कह रहे कि ऐसे ही राइटिंग में लिखेगा, मतलब खराब राइटिंग लग रही थी। तो मैंने ऐसे थोड़ी ना कहा कि पलट के हाँ तुम्हारे तो बहुत बढ़िया है ना, मैंने अगर बुरा लग रहा है तो मुझे सुधारना चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, अगर बुरा लग रहा है राइटिंग, अगर हमारे मित्र को बुरा लग रहा है तो इस पे काम करना चाहिए और काम करना चाहिए। तो मैं किसी भी आलोचना को या फिर इस चीज़ को आप अगर ऐसे लेंगे तो आपके अंदर सुधार हो जाएंगे। तो मतलब इस तरह की आलोचना की बात कर रहा था। और नहीं, मैं बिल्कुल इसका कोई अन्यथा, मतलब सब जानते हैं दोस्त की तारीफ कैसे की जाती है, और जो जितना जिगरी दोस्त होता है उसकी तारीफ उतनी जिगरी तरीके से होती है। तो ये जो 3 बार तारीफें करने का जिक्र उन्होंने किया, वो उतना जिगरी तरीका था कि भाई ये सबसे अभिन्न मित्र है। जो मित्र मिले और बढ़िया सुंदर शब्दों से आपका संबोधन ना करे, वो मित्र काहेगा। ये तो अब चूंकि मास्टर साहब हैं, मर्यादा है, तो सुंदर शब्द का भाव आप समझ गए होंगे। तो खैर, ये बातचीत हमारी जो चल रही है, एक सवाल और पूछने का मन हो रहा है, और वो है कि बेसिकली हिंदी तो चलिए ठीक है, आ ही जाती है, और निबंध भी घिसते घिसते आ जाएगा। जीएस ही सबसे बड़ा महासागर है, समझ लीजिए, इसमें से मोती निकाल के लाना बड़ा कठिन होता है। तो आपने इस जीएस के महासागर को अपने भीतर कैसे समेटा, यानी कि आपकी जीएस की स्ट्रेटजी क्या रही है, वो ज़रूर बताएं।
थैंक यू सर। इसको मैं बताऊंगा, जो मैंने अनुभव किया कि जैसे आप टीचर हैं, कॉपी चेक करते हैं, तो आप एक आइडिया होता है ना कि जो कॉपी सुंदर लग रही नो ऑब्वियसली, है ना? अगर राइटिंग अच्छी होती है तो मैंने एक दिन रवि आए थे, जो सेशन कमिश्नर रवि आए थे, सेशन कमिश्नर जीएसटी हुए हैं, तो उन्होंने बताया मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। तो उन्होंने कहा लेकिन मैंने इतना किया कि कम से कम पढ़ने योग्य मैंने बना लिया। तो राइटिंग सुंदर होती है तो प्रभावित करती है, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि राइटिंग अच्छी बनाने की कोशिश करें, लेकिन राइटिंग का नंबर नहीं मिलता है ना, राइटिंग गड़बड़, नंबर सदैव कंटेंट का मिलता है। तो लेकिन आप पता चला चिड़िया टांग लिख रहे हैं, समझे नहीं आ रहा तो गड़बड़ है। तो कंटिन्यू करें। मतलब साफ शब्द रहे, और ऐसा नहीं है राइटिंग किसी की खराब होती है, हम जो लिखते हैं ना उस तरीका थोड़ा सा गड़बड़ होता है। आप शब्दों के बीच जो अक्षर है उनके बीच में गैप मेंटेन करिए, शब्दों के बीच गैप मेंटेन करिए, लाइन के बीच अच्छा गैप मेंटेन, अपने आप अच्छा लगने लग जाएगा। बहुत मतलब प्रैक्टिकल बात है, ये मैंने खुद भी किया है। तो कुछ उसमें वो नहीं है कि कोई क्या कैसे बना रहा है, बस क्या कह के बीच में गैप अच्छा हो, दो शब्दों के बीच गैप अच्छा हो, तो वो अच्छा लगता है पढ़ने में। पॉइंट में लिखिए, फ्लो चार्ट बनाइए, कुछ भी करिए, कॉपी देखने में अट्रैक्टिव लगे। तो ये, और इससे क्या होता है कि एक और चीज़ खटकती है, जैसे दो पेज का 8 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पेज में आया है, तो आपने 1.5 पेज में लिख दिया। आप कह रहे हैं कि हम छोटा छोटा लिखते हैं, तो वो दिया है ना उसने 2 पेज, तो वो ये नहीं कह रहा कि आप छोटा लिखते हैं बड़ा लिखते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो पूरी थाली दिया है, तो थाली में छोड़ना क्यों? तो आप थोड़ा बड़ा लिखिए, थोड़ा फिगर उगर बनाइए, कुछ भी करके पूरे करिए। जैसे 3 नंबर का है, 3 पेज का होता है 12 नंबर का, तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। आप जब कई बार मल्टीपल रिवीजन करते हैं, जैसे मेरा जो अनुभव है 2024 में, क्योंकि मुझे स्पेशल सीट मिली है, तो नो डाउट कट ऑफ कम गई होगी और मुझे मतलब इसका प्रिविलेज मिला लॉ का। लेकिन 25 में मैंने एक चीज़ अनुभव की कि क्योंकि लिख चुका था 6 महीने पहले में, तो पिछली बार क्या था कि मुझे पेजेस भरने के लिए या फिर आंसर कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर करना पड़ता था दिमाग के, हाँ अगला क्या लिख दो, तो कुछ फालतू चीज़ें भी लिखा गई हैं। इस बार ऐसा हुआ कि पेपर ऐसा आया था, एनालिटिकल था, कुछ पढ़ा हुआ नहीं, डायरेक्ट नहीं आया था, उसके बावजूद भी पन्ने भर जा रहे थे, कंटेंट रह जा रहे थे, मतलब जगह ही नहीं बच रही थी, समय ख़त्म हो जा रहा था। मतलब वही चीज़ है कि जब आप बहुत ज़्यादा तैयारी रहेगी, पढ़े रहेंगे, तो पन्ने कम पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा, और उसमें वो टैलेंट, अब यही अच्छी तैयारी होती है कि आपके पास अथाह वो है, कंटेंट है, और आपको सजा के 5 से 7 मिनट में, 9 मिनट में उस हिसाब से लिखना है। जब ये हो जाएगा तो आप कहिए कि इंटरव्यू कॉल आ रही है, और जब आप ये कहेंगे कि अरे किसी तरह से भर दिया, तो फिर आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, मतलब ऐसे होता है। इसका एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि आप ढाबे में जाते हैं, वहाँ भी थाली मिलती है, और किसी नॉर्मल होटल में जाते हैं, वहाँ भी मिलती है होटल में, और उसके बाद जब आप किसी बहुत भौकाली 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ भी मिलता वही दाल चावल रोटी सब्जी ही है। बस खाली एक चीज़ मैटर करती है कि हाउ दे रिप्रेजेंटेड, कैसे वो थाली सजा के लाए, दाम इसी का होता है, रेट खाली सजावट का बढ़ता है। तो कंटेंटवा तो बेहतर होना चाहिए, लेकिन ये जो इनकी बात है ना, कॉपी सजी सजी लगे, ये जरूरी है। एग्जैक्टली। और जैसे सर मैं कहना चाहूँगा कि लगे कि लड़के ने मेहनत की है, जैसे आपने मैप बना दिया, आधे पेज में मैप बना दिया, वो देख रहा है कि भरने की कोशिश कर रहा है, पन्ने भरने की कोशिश कर रहा है, जगह भरने की कोशिश कर रहा है, तो जहाँ ज़रूरत है छोटा मैप बनाइए, है ना, पॉइंट में लिखिए, तो उसको लगे कि हाँ ये ईमानदार है, बेईमानी नहीं कर रहा है। जबरदस्ती आप एक ही बात को 2-3 पॉइंट में डाल रहे हैं, पॉइंट बना के, तो वो भी कहेगा हाँ ये बेवकूफ़ बना रहा है ना। तो ईमानदारी, मतलब आपकी बात में ईमानदारी अगर है तो कॉपी में भी दिखनी चाहिए, बहुत मतलब फैक्चुअल चीज़ है, इसी को फॉलो करें। जीएस आंसर राइटिंग के बहुत बेहतर तकनीकी और बहुत बेहतर गुर दिए इन्होंने। कॉपी भरना पर्पज नहीं है, कॉपी अच्छे से लिखना पर्पज है, और जब आप अच्छे से लिखना सीख जाएंगे तो कॉपी भर स्वतः आ जाएगी। उसको फिर आपको ये नहीं कि आप जैसे सर स्पीड की बात करते हैं लोग कि स्पीड कम है, तो जैसे अभी आपको मैंने बताया कि एक मैंने विकास देवकीर्ति सर का कहीं वीडियो देखा था, उन्होंने कहा कि यूपीएससी निकालना है तो 25 से 30 शब्द 1 मिनट में लिखो। तो मैंने वो वीडियो देखा, मैं कहा मैं कितना लिखी, तो प्रैक्टिस ही नहीं किया मैं, तो मैं लिखा तो हो जा रहा था। तो कहे कि जब तक ये नहीं होगा, और सबको पता है, जो पहली बार देने जा रहा है, कई बार दिया, सबको पता है कि ये है 3 घंटे 180 मिनट 50 पेज है, उसमें से मोटे मोटे क्वेश्चन है,
मतलब बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ सकता है। तो टोटल लगभग 30 सेकंड से लेके 1 मिनट हमको क्वेश्चन समझने में भी लग सकता है। ऐसा भी आता है कि आधा क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद फिर क्वेश्चन देखना पड़ता है कि सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो क्वेश्चन भी उसी में करना है। तो जब पता है कि स्पीड हमें बहुत ज़्यादा करनी है तो आप पहले दिन से 10-20 पेज लिखना शुरू करिए, सही है ना। आखिरी दिन शिकायत ना हो, वही चीज़ है, हाँ आखिरी रोज शिकायत करें कि हमसे तो छूट main गया। है, यही लिखना ही तो आखिरी में जाके है। सारा खेल अभ्यास का है, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान। तो अभ्यास करिए। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहे भी हैं कि अभ्यास में कृष्ण आए, वो अर्जुन ने सवाल पूछा कि मन तो बड़ा चंचल है और इसको नियंत्रण में कैसे रखा जाए। तो उन्होंने कहा, अर्जुन ने पूछा, चंचला ही मन कृष्णम प्रमाथि बलभद्रणम। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, जैसे हवा होती है कि तस्मारिव निग्रहे मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। जैसे हवा को बांधना ऐसे मन को बांधना। अब मन रील में भाग रहा है, मन मोबाइलों में भाग रहा है, मन दुनिया की बदकही में भाग रहा है, मन दोस्ती में भाग रहा है, मन घंटों बदकही में भाग रहा है। इसको इस पे भी सर मैं कहूँगा कि मैं सोशल मीडिया, क्योंकि बताया मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो सोशल मीडिया हैंडल करना, ये सब करना बहुत टाइम जाता था। और वैसे भी मतलब सोशल मीडिया तो किसी का भी टाइम किल करता है। तो इधर मैंने 2-3 सालों से इसको बहुत कम किया। मतलब मेरा स्क्रीन टाइम मतलब हिंदी भास्कर देने में हिंदी भास्कर देखने में गया, ठीक ठाक गया है। और भी मतलब जो मतलब टेलीग्राम वगैरह पे है, बस पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें ही किया। मतलब थोड़ा सा मतलब बहुत बोलते थे ना लोग मोटिवेट कि छोड़ना पड़ेगा। तो जो अगर कहीं चलते चलते कोई बोल दिया है ना कि मतलब ये करना पड़ेगा, तो आपको करना चाहिए। सब बोलते हैं छोड़ना पड़ेगा सफलता के लिए, वो सही बोलते हैं। और एक एग्जांपल बताऊंगा कि मैं स्पीड पे काम कर रहा था, कैसे स्पीड तेज करूँ लिखने की। तो यूट्यूब पे गया तो कोई कहा कि मैं पेन का ढक्कन लगा के लिखता था। पहले तेज वाला तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, पेन का ढक्कन ऊपर रख के। अच्छा, तो बहुत बारीक चीजें बताई कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कुछ हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, ढक्कन हटा के बहुत छोटी माइन्यूट चीज मैंने वहां नोटिस की। और जब मैंने दोनों तरह से प्रैक्टिस की तो 30 सेकंड का फर्क आया एक पेज लिखने में। गजब है भाई, गजब है। तो मैंने उस पर भी काम किया। एक ने कहा कि ऐसे कुछ फिगर बनाइए, ऐसे ऐसे करिए, तो वो करके जब मैं लिखता था तो सही में स्पीड तेज होती थी। तो बहुत छोटी, अब मेरा कितना समय चला गया उसके पैटर्न को फॉलो करने में। 5 मिनट ट्राई किया, काम हो गया, तो मैंने वो फॉलो किया। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें लोग चलते चलते कह देते हैं। अगर आपको लगता है कि करनी चाहिए और ट्राई करिए, क्या जाता है। ये है ना कि जब वो बड़ा गजब, वो लोग कहते हैं कि जो आदमी कई बार असफल हो चुका होता है वो गुरु बहुत बढ़िया बन जाता है। तो ये ये जो ये अनुभव की बात बता रहे हैं, बड़ी जबर बता रहे हैं। तो ये ज़बरदस्त अनुभव जो इन्होंने जगह जगह से सीखा, और जीवन में जहाँ से कुछ भी सीख सके वो सीखना चाहिए। अनुराग ने सीखा, ये बहुत बेहतरीन है, और ये वो साझा कर रहे हैं, आपको भी ये करना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम लोग ठीक ठाक बतकही कर चुके हैं। और आपके मन में किसी के प्रति कोई भाव हो कहने का, तो एक बार एक फाइनल नोट धन्यवाद का दे दें, फिर हम इसको समापन की ओर ले जाते हैं। फाइनल नोट ये है कि मतलब आज का ही है घटना बता रहा हूँ। जब मेरा इंटरव्यू कॉल आया था, उसके पहले भी जितने भी मेरे शुभचिंतक थे, मैंने सबको बताया कि इंटरव्यू कॉल आ गई। मुझे लगा कि पॉजिटिव ऊर्जा की ज़रूरत है। और मतलब आज का ही घटना बता रहा हूँ कि जिस होटल में मैं रुका था वही मेंस लिखा था। तो चर्चा में उन्हें पता चला कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, दे चुका हूँ और मेंस लिख रहा हूँ। तो बताने लगे एक और हुआ था यहाँ पे। मैं कहा मेरे लिए भी प्रे करिए आप। तो आज वो मिल गए, आज वो अभी मिल गए। मैं कहा हो गया सब रजिस्टर, कहे मिठाई खिलाइए आप। तो मैं जाके लेके आया मिठाई, उनको दिया पहले। मैं कहा कि आपने मुझे अच्छा बोला था। और 1.5 महीने का टाइम मुझे मिला था इंटरव्यू के लिए। और उस दौरान जैसे हम लोग मार्केट गए, चाय पीने गए, फिर एक बार हमारे मित्र का जिक्र करना चाहूँगा। तो कहते थे इंटरव्यू निकला, कुछ खिलाओ पिलाओ, तुमको तो रोज़ खिलाना चाहिए। मैं कहा खाते रहो, आज जलेबी, आज समोसा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा मना क्यों नहीं कर रहे हो भाई, पहले तो वह पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम तो मान जा रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा मुझे। मैं कहा देखो भाई, इस समय मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए कि मैं किसी को मना ही ना करूं। जिसको जो चाहिए हाँ ले जाइए, ये चाहिए ले जाइए। मतलब ये है कि मतलब सिलेक्शन हो जाए, उस ऐसी जगह पे चला जाऊं कि मतलब लोगों की सेवा ही करता रहो जीवन भर।
सबको मदद करता रहूं। और ये जो भाव 1.5 महीने, एक मेरे सीनियर हैं बहुत इंटरव्यू में, मानविंदर भैया का नाम लेना चाहूँगा, वो अभी सेलेक्टेड है वो भी, तो उन्होंने इंटरव्यू में मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग किया। मतलब छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताया ना, उन्होंने कहा कि खा के जाओ, पता नहीं कब होगा। सेकंड शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू था, तो मैं चना खाया था, मैं कहा ठीक है भैया हो गया मेरा। कह रहे नहीं कुछ खाओ, पता नहीं कब होगा, 5 बजे होगा, 5:30 बजे होगा, भूख लग जाएगी। मैं अनुभव बता रहा हूँ अपना कि अनुभव से क्या होता है। उन्होंने मुझे दही चावल चीनी खिला दिया तो मैं खा लिया, अब मेरा पेट भरा हुआ है। और सारा सीनियर का जो योगदान होता है मैं उसको करना चाहूँगा। और इससे इसलिए कि मैं चाहता हूँ बाकी चीज़ें भले आप काट दीजिए, इसको जरूर चलाइएगा, क्योंकि सीनियर बहुत अच्छा गाइड करते हैं अगर आप उनसे गाइड लेना चाहते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में एक एक बारीकी बताई, मेरा सारा फाइल तैयार किया। एक फॉर्म मैंने डाउनलोड ही नहीं किया था, कहे ये कहाँ गया, अरे फिर लेके आए, फिर सारा सिग्नेचर वगैरह पूरी फाइल। जब वहाँ सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, सब पैनिक थे, कहाँ साइन करे, कहाँ क्या करे, सब परेशान। मेरा सब बढ़िया था, अपना जाके दिखाया, 5 मिनट में हो गया। वहाँ भी जाके सब पता था अगला क्या होने वाला है, बाकी लोग पैनिक थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मेरा इंटरव्यू बहुत बाद में आया, मतलब एकदम 4:45 आया, तो 12:30 बजे ही घुस गया था। बीच में चेयरमैन साहब आए, वो भी मोटिवेट किए, सब कुछ किया, मतलब 3 बज गए। उसके बाद चाय का कप आया, कुछ चाय का जार वो होता है, जग आया और कप आया, कुछ बिस्किट आया, और कम से कम 25-30 लड़के सूट वूट पहन के इंटरव्यू देने बैठे थे। मैं देखा तो मेरा पेट तो भरा था, मैंने देखा टूट पड़े भूख लग गई टूट पड़े एकदम। मैं कहा ये क्या हो गया, मतलब सूट में जाके टूट पड़े। मैं कहा ये तो बढ़िया था, मैं तो बच गया हूँ। तो मैं बड़ा नॉर्मल था। और उन्होंने ये भी बताया था इंटरव्यू बात नहीं करनी, आपस में बातें करनी। वहाँ एक ऐसी ये असिस्टेंट कमिश्नर बनी है एक मैम, वो मेरे बगल में ही थी, उनसे बातें हो रही थी। तो वो मैरिड थी, उनका एक बेबी था 3-4 महीने का, तो वो बड़ा नर्वस थी। तो उनको मेरा खुद इंटरव्यू है, मैं बाकी लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इंटरव्यू में कहीं देखा, उनका इंटरव्यू आया था यूट्यूब पे, तो नाम तो नहीं जानता था, कोड नंबर जानता था उनका। तो मैंने कहा कि मैम बधाई हो, मेरा कोड तो ये है, मैं सब रजिस्ट्रार बने। उन्होंने पता चल गया होगा उनको। तो वहाँ भी मैं मोटिवेट कर रहा था। और इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पहले लोग कहते हैं कि पसीना क्यों आ गए यहाँ, हमारे सीनियर कहे कुछ नहीं होता, जाओ आराम से बैठो। मैं आराम से, जो वो अटेंडर होते उनसे बातें होते कर रहा था, बोला भाई सूट वूट ठीक है, हाँ ठीक है, कितने लोग आते हैं, कौन से सर हैं, ये सारी बातें तब तक मेरा आ गया। और आ गया तो फिर इंटरव्यू की बातें फिर बहुत लंबी हो जाएंगी, बहुत लोगों वो बहुत ही मेरा मतलब फिटनेस फ्रीक उस पे हूँ मैं। तो फिटनेस में 15 मिनट चल गया, बहुत ज़्यादा। मतलब चेयरमैन सर अपनी कहानी बताने लगे। मैंने शुरू में ही बता दिया कि 4 किलो वजन कम कर लिया इंटरव्यू के लिए। तो मैम कही इतना कौन करता है मैं कहा मैम मुझे लगा कि ज़रूरी है। तो वहीं से मतलब और सर ने एक बार मुझे, जैसे प्रेशर है ना कि भैया ने बोला था प्रेशर नहीं लेना, कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो छोड़ो, आगे बढ़ो। तो जाते ही मुझे चेयरमैन साहब ने कहा कि ऐसे बनोगे एसडीएम, अपना दरवाज़ा खुद बंद करोगे। मैंने हल्का सा थोड़ा कोशिश किया दरवाज़ा बंद करने की, लेकिन वो बंद कर चुका था। तो उस पर कहा उन्होंने कि ऐसे बनोगे एसडीएम, तुम्हारे लिए तो आदमी होगा। ये दुनिया भर का डांटने लगे एकदम घुसते ही। और अच्छा, उसके पहले मैंने भी कुछ कर दिया था, चेयर काफ़ी टेढ़ी थी और बैठने से पहले परमिशन ले लिया कि सर चेयर काफ़ी टेढ़ी है, इसको सीधी कर लूँ। चेयरमैन साहब हाँ हाँ कर लो, जितनी मर्जी करनी है कर लो। तो उनको लगा कि है कड़ा, इसको ठीक करूँगा मैं। तो डांटे मुझे, फिर मैं चुप। फिर मैम कहे अरे बंद भी करेंगे, खोलेंगे भी। फिर फोटो पुरानी थी, कहे कितना बढ़िया दिख रहे हो, फोटो कहीं घटिया जगह से बनवा लियो, सस्ती जगह। फिर डांटने लगे। फिर मैं कहा कि अब नहीं, अब हो गया। किसका था? कल्पराज सर का था, बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने कहा कि अच्छा ये, फिर मैं कहा कि सर ऐसा है कि सर काफ़ी मैंने टाइम मिल गया था तो वजन कम कर लिया मैंने, इसलिए चेहरा बदल गया। और फोटो सर OTR वाली है तो वही लगा दिया था। तो वहाँ मैंने मैनेज कर लिया। और उसी के साथ मैंने हॉबी और प्रोफेशन में मैंने अपना जिम उम का, मैंने बिजनेस का बता दिया। तो मेरा इंटरव्यू पूरा उसी पे चला गया। और कुछ पॉलिटी वगैरह क्वेश्चन, उस दिन नवरात्रि थी, उस पर कुछ क्वेश्चन। तो वो सब ऑब्वियस सी बात है कि आर्टिकल 21
ये सब तो लोग तैयार करके ही जा रहे थे, क्योंकि उसी समय इथनोसिया का केस आया था, तो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल इस तरह के क्वेश्चन आ गए थे। सबसे बढ़िया था कि फिटनेस के उस पर मेरा 15 मिनट का इंटरव्यू चला गया, और उसमें मैं मतलब बेस्ट वो है आपका core हाँ हाँ, वो मेरा बढ़िया था। चलिए बढ़िया है। तो ये सबसे मज़ेदार किस्से आज हमने सुने हैं बातचीत में सारे मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू में जितनी भी डांट पड़ी होगी उसको ऐसे हंसी में कन्वर्ट कर दिए होंगे, क्योंकि यहाँ कर पा रहे हैं। तो जो आप एग्जैक्टली सर, इंटरव्यू में जैसे लोग बताते थे कि मेंबर ध्यान नहीं देते, आपस में बातें करते, सारे मेंबर बहुत अटेंटिव थे और स्माइल कर रहे थे। मुझे लगता है कि इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा था। और सर ये सही बात है कि फिटनेस में काफ़ी चीज़ें, मैं बीच में बॉडी बिल्डिंग भी किया हूँ। कोविड के पहले मैं बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर भी था। तो कहीं ना कहीं समय इधर उधर मतलब उतना सीरियस नहीं हो पाया, और कोविड के बाद लगा कि नहीं, हाँ कुछ होना चाहिए अब। एक अब कहावत है, सब फल खा के धतूरे के नीचे आना, तो ये सब फल खा के धतूरे के नीचे आए। बहरहाल बहुत बेहतर और इंस्पायरिंग कहानी है अनुराग आपकी, और जो अनुभव आपने साझा किया, और बहुत माइनर बातें जो आपने कही, जो आपने औरों से सीखी, वो आपने साझा की, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। हम चाहते हैं कि आप का भविष्य खूब उज्जवल हो, और अपने क्षेत्र में सामाजिक होकर के जो आप काम करेंगे। हाँ, 5 साल में जो चुनाव लड़ते तो आपको परीक्षा देनी पड़ती, आपने एक परीक्षा लेकर के जीवन भर का आनंद लिया या हाँ, लेते मुझे रहे। लगता है कि एक मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा जो लोग सोचते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि आप पीसीएस की एक पोस्ट ले लो। मैंने तो देखा है कि विधायकी क्या होती है, एमपी क्या होते हैं, कितनी कमाई कर पाते हैं, कितना स्ट्रेस है। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि अगर आप एसडीएम हो गए, कुछ भी हो गए, पीसीएस में ठीक ठाक पोस्ट, जिसको आप लोग क्रीम पोस्ट कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो मान के चलो कि आप उतने साल की विधायकी ले लिए। लिटरली बता रहा हूँ। तो ये एक बेहतरीन सीख भी है। हाँ, उस समाज में, जिस समाज में हर आदमी राजनीति में घुस जाना चाहता है, उसके लिए एक सीख है और एक बेहतरीन सीख है। तो बाकी एक बेहतरीन शेर के साथ आज की इस बात को और इनके किस्से को ख़त्म करना चाहूँगा कि ये वो सच बात है कि इतने सारे अनुभव लेकर के जो आपने साझा किए, आज का इंटरव्यू कुछ विशेष रहा, कमाल रहा। और शायर लुधियानवी साहब, मैंने कभी कहा ज़रूर होगा, शेर गाहे बगाए सुनाता रहता हूँ, लेकिन वह अभी सटीक ही बैठता है इन पर कि बर्क बिजली को कहते हैं कि 1000 बर्क गिरें लाख आंधियाँ उठें, 1000 बर्क गिरें लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ईश्वर आपको सदैव ऐसा ही आनंद दे, खूब खुश रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में अगली कहानी।